हाय फ्रेंड्स, आज हम रसायन विज्ञान के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण औषधियाँ, इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स या जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्राकृतिक और कृत्रिम जो सिंथेटिक और नेचुरल मेडिसिन्स है, इनके बारे में काफ़ी डिटेल चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण औषधियाँ। सबसे पहले देखेंगे औषधियाँ क्या होती है। औषधियाँ ऐसे रसायन होते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर चुके जो हमारे जैविक अणु होते हैं, उनके साथ क्रिया करती है और बीमारियों को दूर करके हमें चिकित्सकीय लाभ उत्पन्न करती है। आप इसे याद रखेंगे, औषधियाँ क्या होती है? ऐसे रसायन होते हैं जिनका आणविक द्रव्यमान तो कम होना चाहिए, मतलब दवाइयाँ बहुत ज़्यादा नहीं दी जाती। तो ऐसे रसायन जिनका आणविक द्रव्यमान बहुत कम होता है और जो हमारे शरीर में प्रवेश कर चुके जो जैविक अणु होते हैं, जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या फिर न्यूक्लिक अम्ल, उनके साथ क्रिया करके बीमारी को दूर करके चिकित्सकीय लाभ मतलब थेराप्यूटिक इफेक्ट उत्पन्न करती है। उसे हम क्या बोलते हैं? औषधियाँ कहते हैं। अब हम देखेंगे औषधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। औषधियाँ नॉर्मली 6 प्रकार की होती है। कौन-कौन सी? एक तुम्हारी पीड़ाहारी मतलब एनाल्जेसिक, प्रशांतक, तीसरी हमारी क्या? प्रति सूक्ष्मजीव मतलब एंटी माइक्रोबियल, चौथी हमारी एंटीहिस्टामिन मतलब एंटी एलर्जी ड्रग, पाँचवीं होती है हमारी कौन सी? एंटासिड मतलब प्रतिअम्ल, छठा होती है हमारी कौन सी? प्रतिनिषेचक दवाइयाँ मतलब एंटी फर्टिलिटी मेडिसिन। इन 6 प्रकार की मेडिसिन्स के बारे में डिटेल से देख लेते हैं। एक-एक करके इनको देखना शुरू करते हैं। पहली आती है हमारी कौन-सी? पीड़ाहारी, जिसे एनाल्जेसिक या दर्द निवारक कहते हैं। ये औषधियाँ क्या करती है? तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम पर प्रभाव डालकर ये तो औषधियाँ क्या करती है? तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम पर प्रभाव डाल करके शरीर के दर्द को कम करती है। क्या करती है? शरीर के दर्द मतलब पेन को कम करती है। और बात करें एनाल्जेसिक, ये पीड़ाहारी जो औषधियाँ होती हैं, इन्हें 2 श्रेणियों में बाँटा जाता है। पहली श्रेणी आती है हमारी कौन-सी? हमारी अस्वापक औषधियाँ, जिन्हें हम नॉन नार्कोटिक या एनएसएआईडीएस भी कहते हैं। एनएसएआईडीएस भी कहते हैं, जो हमारी कौन-सी होती है? अस्वापक औषधियाँ। बात करें इनकी विशेषताओं की, तो इनके सेवन से व्यक्ति को लत मतलब एडिक्शन नहीं लगती है, ना ही इनको लेने से नींद आती है, ना ही बेहोशी आती है। इन्हें हम कहते हैं अस्वापक औषधियाँ, आप इसे याद रखेंगे। बात करें इनके उपयोग की, तो इनका उपयोग कब करते हैं? सिर दर्द, बुखार मतलब ज्वर में, सूजन, बदन दर्द और लाल चकत्तों को दूर करने में हमारा इसका उपयोग करते हैं। किसका? अस्वापक औषधियाँ या नॉन नार्कोटिक डिजीज जो मेडिसिन है उनका। कौन-कौन सी औषधियाँ हैं? जैसे हमारा पैरासिटामोल, एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनिक सोडियम और निमेसुलमाइड, ये हमारे क्या अस्वापक औषधियाँ हैं। बात करें इनके साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव की, तो इनका ज़्यादा उपयोग करने से इनका उपयोग ज़्यादा करने से सुस्ती आती है, अपाचन होता है, एलर्जी होती है, ये गंभीर मामलों में हार्ट अटैक या फिर किडनी फेलियर का खतरा भी बना रहता है। कौन-कौन सी दवाइयाँ हमारी? पैरासिटामोल, एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनिक सोडियम। ये जो डाइक्लोफेनिक सोडियम है, कुछ समय पहले हमारे हरे पत्ते की गोली के नाम से प्रसिद्ध थी, मतलब हरा पैकेट के नाम से आता था, जो दर्द निवारक जो बदन दर्द के अंदर काम में ली जाती थी। तो ये हमारे क्या है, ये दवाई हमारे जानवरों को भी देना शुरू कर दिया था। जब जानवरों की मृत्यु होती थी, तो हमारे डाइक्लोफेनिक सोडियम है, ये उनके शरीर के अंदर जमा हो जाती थी और इस वजह से जब उनका मांस खाने से कौन? हमारे जो गिद्ध है, उनके अंदर क्या होता है? एक समस्या आ जाती है कि उनके अंडे की जो शेल होती है, कवच होता है, इनके कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है, वो पतला होने लगा और पतला होने से उनकी संख्या कम होने लग गई थी। ये थी हमारी डाइक्लोफेनिक सोडियम, जो हमारे वातावरण के लिए पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक है। लेकिन फिर भी क्या है, इसको दर्द निवारक गोली के रूप में काम में लिया जाता है। बात करें एस्पिरिन की, एस्पिरिन के बारे में खास बात है कि एस्पिरिन को कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए। एस्पिरिन जो दवा होती है सर दर्द की दवा, तो हमारे डिस्प्रिन एस्पिरिन, एस्पिरिन को कभी खाली पेट नहीं खाना चाहिए। ये क्या करती है? आमाशय खाली हो, तो आपने खाना नहीं खाया, तब ये जल अपघटित होकर सैलिसिलिक एसिड बना लेती है। क्या? पानी में घुल कर क्या बनाती है? सैलिसिलिक एसिड बना लेती है, जो पेट की दीवार को नुकसान पहुंचा सकता है और पेट की दीवार पे घाव मतलब अल्सर कर सकता है। क्या कर सकता है? अल्सर कर सकता है। ये तो मेरा अब अस्वापक औषधि देखिए। अब देखेंगे स्वापक मतलब नो नार्कोटिक मेडिसिन की बात करेंगे। बात करें इनकी विशेषता की, तो ये बहुत तेज और असहनीय दर्द में दी जाती है। जब भी व्यक्ति को क्या असहनीय दर्द हो और बहुत तेज दर्द हो, जैसे हमारे कैंसर में, फ्रैक्चर में, सर्जरी, तो इनके अंदर हमारे क्या बहुत तेज दर्द होता है, तब ये दवाइयाँ दी जाती है। खतरे की बात करें तो इनके सेवन से अचेतना मतलब बेहोशी और गहरी नींद आती है। इनके सेवन से हमारे क्या अचेतना मतलब बेहोशी और गहरी नींद आती है। और इनके लगातार सेवन से क्या गंभीर लत मतलब एडिक्शन हो सकता है। इनका यदि लगातार सेवन किया जाए तो क्या हो जाता है? लत पड़ जाती है। जैसे कौन-कौन सी दवाइयाँ हैं? तुम्हारा मॉर्फिन है, कोडीन, ट्रामाडोल, फेंटालिन। कौन-कौन सी दवाइयाँ हैं? हमारे मॉर्फिन, कोडीन, ट्रामाडोल और फेंटालिन। ये हमारी दवाइयाँ कौन-सी? स्वापक औषधियों के उदाहरण हैं।
तो हमने पीड़ाहारी औषधियों के बारे में तो देख लिया, अब देखेंगे दूसरी औषधियाँ। ये क्या हमारी कौन-सी है? प्रशांतक, जिसे ट्रैंक्विलाइज़र भी कहते हैं। प्रशांतक की बात करें तो ये कौन-सी औषधि है? तो ये वो औषधियाँ हैं जो हमारे तंत्रिका तंत्र को शांत करती है। ये औषधियाँ होती है जो हमारे क्या करती है? तंत्रिका तंत्र को शांत करती है और मानसिक तनाव को कम करने का काम करती है। बात करें इनके उपयोग की, तो इनका उपयोग कहाँ करते हैं? मानसिक रोगों में, डिप्रेशन में, अत्यधिक चिंता मतलब एंग्ज़ायटी होती है और तनाव मतलब स्ट्रेस, इनके इलाज में हमारे ट्रैंक्विलाइज़र या फिर प्रशांतक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मानसिक रोग, डिप्रेशन, अत्यधिक चिंता, तनाव, इनके इलाज में इसका इस्तेमाल करते हैं। विशेषता की बात करें तो हमारी निद्राकारी होती है, मतलब नींद लाने वाली औषधियाँ होती है। इसलिए नींद की गोलियाँ जो स्लीपिंग पिल्स होती है, इनमें इस्तेमाल करते हैं। बात करें प्रशांतक औषधियाँ, ये कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है। एक तो हमारे माइनर होती है और एक मेजर होती है। माइनर मतलब एंटी एंजाइटी और मेजर की बात करें एंटी साइकोटिक। तो माइनर होती है, इन्हें एंटी एंजाइटी कहते हैं। तो ये हल्के तनाव और चिंता के लिए काम में ली जाती है। ये हमारे क्या हल्के-हल्के तनाव और चिंता के लिए काम में ली जाती है। जबकि एंटी साइकोटिक की बात करें जो मेजर होती है, एक गंभीर मानसिक विकार जैसे पागलपन, इनके लिए काम में ली जाती है। उदाहरण की बात करें जैसे कौन-सी मेडिसिन है, जैसे हमारी अल्प्राज़ोलम है, डायज़ेपाम है, इक्विनिल है, तो ये हमारी क्या एक ट्रैंक्विलाइज़र के रूप में काम में ली जाती है। फिर बात करें बारबिचुरेट्स की। बारबिचुरेट्स क्या होते हैं? ये बारबिचुरिक अम्ल के बने हुए विशेष प्रशांतक होते हैं। किससे बने होते हैं? बारबिचुरिक अम्ल से बने हुए विशेष प्रशांतक के ट्रैंक्विलाइज़र्स होते हैं, जो बहुत गहरी नींद लेके आते हैं। क्या करते हैं? बहुत गहरी नींद लेके आते हैं। जैसे वेरोनल, ल्यूमिनल, सेकोनल या वेरोनल, ल्यूमिनल, सेकोनल, ये हमारे क्या बारबिचुरिक अम्ल से बने हुए प्रशांतक होते हैं। तो 2 के बारे में हमने देख लिया मेडिसिन्स। तीसरा प्रकार आता है हमारा कौन-सा? प्रतिसूक्ष्मजीव, जिसे हम एंटी माइक्रोबियल्स कहते हैं। तो ये एक ऐसे रसायन होते हैं जो शरीर में बीमारी फैलाने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, इनको नष्ट करते हैं। तो ये ऐसे रसायन होते हैं जो शरीर में बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, इनको नष्ट करते हैं या फिर उनकी वृद्धि को रोकने का काम करते हैं। इन्हें हम कहते हैं प्रति सूक्ष्म जीव, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एंटी माइक्रोबियल्स। बात करें रोगों पर नियंत्रण करने के तरीके तो हमारे रोगों पर नियंत्रण करने के 3 तरह के होते हैं। पहले तरीका होता है जीवाणु नाशी, जीवाणु शरीर में प्रवेश करता है, जीवाणु का नाश करता है। तो ऐसी मेडिसिन क्या करती है? जीवाणु सूक्ष्म जीवों को पूरी तरह से मार देती है। इन्हें बैक्टीरियोसिडल कहते हैं। ये जीवाणु रोधी मतलब बैक्टीरियोस्टैटिक, मतलब ये क्या करते हैं? जीव सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देती है। क्या? रिप्रोडक्शन को रोक देती है, जिससे जो रोग है ये आगे बढ़ना बंद कर देता है। फिर आता है तीसरा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा करके, ये क्या करती है? शरीर की इम्यूनिटी या फिर जो प्रतिरोधक क्षमता उसको बढ़ा उसमें वृद्धि करती है, जिससे हमारे क्या रोगों पर नियंत्रण हो जाता है। तो रोगों पर नियंत्रण के 3 तरह के हैं, एक तो जीवाणुनाशी मतलब बैक्टीरियोसिडल, दूसरा हमारा जीवाणुरोधी मतलब बैक्टीरियोस्टैटिक और तीसरा प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा के। चौथी बात करें हमारे प्रतिजैविक और उनके ऐतिहासिक खोजकर्ता। चौथी की बात नहीं, ये तो केवल वैसे लिखा हुआ है। जो हमारे प्रतिजैविक होते हैं एंटीबायोटिक्स और उनके खोजकर्ता की बात करें, किसकी? एंटीबायोटिक्स कौन-कौन सी है और उनकी खोज किसने की? क्योंकि परीक्षा में ये भी पूछा जाता है। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? ऐसे रसायन होते हैं जो प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों ही हो सकते हैं। तो एंटीबायोटिक्स ऐसे रसायन होते हैं जो हमारे सूक्ष्म जीवों की जैविक प्रक्रियाओं में रुकावट डालते हैं। क्या करते हैं? सूक्ष्म जीवों की जैविक प्रक्रियाएं होती है जैसे मेटाबॉलिज्म, उसमें रुकावट डाल के उन्हें मार देते हैं। कैसे मारते हैं? उनकी जैविक प्रक्रियाओं में रुकावट डाल के। बात करें कौन-कौन से हमारे एंटीबायोटिक्स है खास-खास, जिसमें पहली खोज आती है हमारी कौन-सी? पॉल एहरलिच की। पॉल एहरलिच की बात करें, इन्होंने प्रथम कृत्रिम एंटीबायोटिक्स बनाया। बात करें किसकी? इन्होंने खोज की थी 1909 में। किसकी? तो इन्होंने साल्वर्सन, क्या? साल्वर्सन 606 नामक एक दुनिया की पहली कृत्रिम एंटीबायोटिक्स बनाई थी, जिसका उपयोग उन्होंने सिफिलिस नामक यौन रोग के इलाज में किया था। आप इसे याद रखेंगे किस इन्होंने पॉल एहरलिच ने क्या किया था 1909 में साल्वर्सन नामक एक कृत्रिम एंटीबायोटिक दवा बनाई थी, जिसका उपयोग उन्होंने किसमें किया था? सिफिलिस नाम के एक यौन रोग के इलाज में किया था। बात करें मैजिक बुलेट, तो इन्होंने ही ये सिद्धांत दिया था कि दवा ऐसी होनी चाहिए। इन्होंने मैजिक बुलेट का सिद्धांत दिया था, जिसका मतलब है कि दवा ऐसी होनी चाहिए जो केवल बीमारी फैलाने वाले कीटाणु को ढूंढ कर मारे, स्वस्थ कोशिकाओं को नहीं मारनी चाहिए। क्या? स्वस्थ कोशिकाओं को ना मारे, मानव की स्वस्थ कोशिकाओं को ना मारे, बल्कि किसको मारना चाहिए? बीमारी फैलाने वाले कीटाणु को ढूंढ ढूंढ के मारे। इससे कहते हैं मैजिक बुलेट का कॉन्सेप्ट। सम्मान की बात करें तो इन्हें प्रतिरक्षा विज्ञान जनक का जनक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। और 1908 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी इन्हें किया गया था। कब? 1908 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने ही सल्फा औषधियों की नींव रखी थी। किसकी? सल्फा औषधियों की नींव रखी थी किन्होंने? पॉल एहरलिच। फिर आते हैं हमारे कौन? डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो इन्होंने प्रथम प्राकृतिक एंटीबायोटिक की खोज की थी। किसकी?
प्राकृतिक एंटीबायोटिक की खोज की थी पहली। खोज की बात करें तो खोज कब की? 1928 में। इन्होंने क्या किया? पेनिसिलियम नोटेटम या पेनिसिलियम नोटेटम नामक का एक कवक था, मतलब फफूंद थी, तो नामक कवक से दुनिया की पहली प्राकृतिक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। क्यों? क्योंकि इस कवक का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। इसने क्या किया? चिकित्सा जगत में क्रांति ला दी थी। किसी पेनिसिलिन की खोज से हमारे क्या चिकित्सा जगत में क्रांति आ गई थी। फिर गेरहार्ड डोमक की बात करें, क्या कि गेरहार्ड डोमगक की बात करें तो इन्होंने प्रोटोनसिल का आविष्कार किया। किसका? प्रोटोनसिल का आविष्कार किया। तो ये खोज कब की उन्होंने? 1932 में। तो इन्होंने बेयर कंपनी में काम करते हुए, किस कंपनी में काम करते? बेयर कंपनी में काम करते प्रोटोनसिल नामक एक सिंथेटिक एंटीबायोटिक की खोज की थी। क्या? सिंथेटिक हमारे एंटीबायोटिक की कौन? प्रोटोनसिल। तो इन्होंने इसकी खोज कब की? 1932 में। और किस कंपनी में काम करते हुए? बेयर नामक एक कंपनी, उसमें काम करते हुए इसकी खोज की थी। बात करें कैसे काम करती है ये दवा? मुख्य रूप से बच्चों में होने वाले, ये दवा क्या करती है? मुख्य रूप से बच्चों में होने वाले स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण, मतलब गले और खून का जो संक्रमण होता है उसके लिए बहुत ही ज्यादा काम आती है। कौन सी दवा? हमारी हमारी प्रोटोनसिल। शरीर के अंदर जाके ये सुल्फानिलामाइड जो सल्फा ड्रग है उसमें बदल जाती है। जैसे इसको लेते हैं तो बच्चों के अंदर जाके ये क्या हमारे शरीर के अंदर जाके सुल्फानिलामाइड जो एक सल्फा ड्रग है उसमें बदल जाती है, तो जो इसका सक्रिय घटक होता है। और इसी खोज के लिए इन्हें 1939 में नोबेल पुरस्कार दिया था। आप इसे याद रखेंगे। कौन थे? हमारे गेरहार्ड डोमगक। अब हम बात करें एंटीबायोटिक के प्रकार। एंटीबायोटिक कितने प्रकार के होते हैं? तो एंटीबायोटिक्स को उनके कार्य करने के तरीके और प्रभाव क्षेत्र के आधार पर, मतलब स्पेक्ट्रम के आधार पर मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एंटीबायोटिक्स को उनके कार्य करने के तरीके और उनके प्रभाव क्षेत्र, मतलब स्पेक्ट्रम के आधार पर मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक तो उनके कार्य करने के आधार पर देखें, तो कार्य करने के आधार पर मतलब बेस्ड ऑन एक्शन की बात करें, इसमें हमारे दो प्रकार होते हैं। एक तो जीवाणुनाशी होता है और एक जीवाणुरोधी। जीवाणुनाशी मतलब बैक्टीरियोसिडल और जीवाणुरोधी मतलब बैक्टीरियोस्टैटिक। तो ये कार्य कैसे करते हैं जीवाणुनाशी बैक्टीरियोसिडल की? तो ये शरीर में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों को पूरी तरह से मार देते हैं। ये क्या करते हैं? शरीर में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं को पूरी तरह से मार देते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑफ्लॉक्सिन, हमारे एमिनो ग्लाइकोसाइड, हमारे एमिनो ग्लाइकोसाइड, ऑफ्लॉक्सिन, ऑफ्लॉक्सामिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये हमारे क्या जीवाणुनाशी है, मतलब बैक्टीरियोसिडल है। दूसरे होते हैं हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक, मतलब जीवाणुरोधी। ये कैसे काम करते हैं? ये जीवाणु को मारते नहीं है बल्कि उनकी जो वृद्धि होती है, रिप्रोडक्शन, उसको ही रोक देते हैं, जिससे क्या संक्रमण आगे नहीं बढ़ता है। बात करें इन मेडिसिन के उदाहरण की तो टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल और सल्फा ड्रग्स, ये हमारे क्या बैक्टीरियोस्टैटिक दवाओं के उदाहरण है। कार्य के आधार पर हमने जो इनके वो दो प्रकार देख लिए, कौन कौन से? जीवाणुनाशी और जीवाणुरोधी। अब बात करें स्पेक्ट्रम, मतलब प्रभाव क्षेत्र के आधार पर इनके प्रकार देखें। एक होता है हमारा कौन सा? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। दूसरा होता है हमारा कौन सा? नैरो स्पेक्ट्रम। एक तो हमारा होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम, और एक होता है हमारा कौन सा? लिमिटेड स्पेक्ट्रम, जिसे सीमित स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम या फिर प्रभाव क्षेत्र के आधार पर इसे तीन भागों में बांटा गया है। पहला आता है हमारा कौन सा? ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जो हमारे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं की, या ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणु की एक विस्तृत श्रृंखला पर असर करते हैं, या तो दोनों पे असर करते हैं। जैसे हमारा एम्पिसिलिन और एमोक्सिलिन, ये हमारे कौन से? एम्पिसिलिन और एमोक्सिलिन जो दवाएं हैं ये हमारे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं पर बराबरी से काम करते हैं। तो नैरो स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये केवल ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं को असर करते हैं, जैसे पेनिसिलियम जी। तो ये दोनों पे असर नहीं करते, बल्कि क्या केवल कुछ पे असर करते हैं। कोई तो हमारे ग्राम पॉजिटिव पे करता है, तो कोई हमारे ग्राम नेगेटिव पे करता है, जैसे हमारे क्या पेनिसिलिन जी। फिर सीमित स्पेक्ट्रम की बात करें तो जो केवल किसी एक विशेष रोग या जीव पर ही प्रभावी होता है, जो हमारे क्या लिमिटेड स्पेक्ट्रम या सीमित स्पेक्ट्रम वाली मेडिसिन होती है। अब हम बात करेंगे प्रमुख एंटीबायोटिक औषधियों की। तो औषधियों की बात करें हम, कौन कौन सी औषधियां, जिसमें आती है सबसे पहले पेनिसिलिन। खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब? 1928 में। किससे की थी? पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक या फफूंद से। विशेषता की बात करें तो दुनिया की पहली प्राकृतिक एंटीबायोटिक है, और ये जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को तोड़कर उन्हें मारती है, मतलब जीवाणुनाशी की तरह काम करती है। कैसे? ये जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को तोड़कर उन्हें मारती है। बात करें पेनिसिलिन की, तो प्राकृतिक रूप से हमारे 6 प्रकार के पेनिसिलिन का उपयोग किया जाता है। कितने? 6 प्रकार के पेनिसिलिन का उपयोग किया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा कौन सी पेनिसिलिन काम आती है? पेनिसिलिन जी। सबसे ज्यादा कौन सी पेनिसिलिन काम आती है? पेनिसिलिन जी। और आजकल हमारे एम्पिसिलिन और एमोक्सिलिन जैसी अर्ध संश्लेषित पेनिसिलिन का उपयोग भी किया जाता है।
तो प्राकृतिक रूप से कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की पेनिसिलिन होती है, जिसमें हमारे पेनिसिलिन जी सबसे ज़्यादा काम आती है। और पेनिसिलिन और एमोक्सिलिन जैसी जो अर्ध संश्लेषित पेनिसिलिन का उपयोग भी अब करते हैं। बात करें हमारे उपयोग की, तो निमोनिया, गले का संक्रमण और टॉन्सिलाइटिस, इनके अंदर हमारे क्या पेनिसिलिन काम में लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? कई बैक्टीरिया अब इसके प्रति प्रतिरोधी हो गए हैं, मतलब उनके अब इससे असर नहीं पड़ता है। और दूसरी हमारी एंटीबायोटिक का कौन सी? एंटीबायोटिक के उदाहरण देख रहे थे। दूसरी हमारी आती है कौन सी? स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करें, इसकी खोज किसने की थी? सेलमैन वॉक्समैन ने 1943 में। 1943 में सेलमैन वॉक्समैन ने हमारी इसकी खोज की थी। स्रोत की बात करें, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसिस जो एक बैक्टीरिया है, वहां से हमारी इसकी खोज की थी, मतलब यहाँ से निकलता ही। विशेषता की बात करें तो हमारे ग्राम नेगेटिव जीवाणु को मारता है, मतलब है तो जीवाणुनाशी, लेकिन खास कैसे हमारे ग्राम नेगेटिव जीवाणु को मारता है। टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस के इलाज में सफल होने वाली ये पहली एंटीबायोटिक है। किसमें? टीबी या ट्यूबरकुलोसिस क्लोसिस के इलाज में सफल होने वाली ये पहली एंटीबायोटिक है। बात करें इसके उपयोग और दुष्प्रभाव की, तो टीबी और प्लेग में ये बहुत ज्यादा काम आती है। किसमें? टीबी और प्लेग में बहुत ज्यादा काम आती है। अत्यधिक उपयोग से कानों की श्रवण शक्ति पर बुरा असर पड़ सकता है। यदि स्ट्रेप्टोमाइसिन का बहुत ज्यादा उपयोग करेंगे तो हियरिंग पावर है, जो सुनने की शक्ति है, वो कमजोर हो सकती है। तीसरी हमारी एंटीबायोटिक्स आती है कौन सी? क्लोरामफेनिकोल। कौन सी? क्लोरामफेनिकोल की बात करें, खोज किसने की थी? थॉमस डगन ने। तो थॉमस डगन ने हमारे क्लोरामफेनिकोल की खोज की थी, और इसे क्लोरोमाइसिटिन भी कहते हैं। क्या? क्लोरोमाइसिटिन भी कहते हैं। कब? 1947 में इसकी खोज की गई थी। बात करें इसकी विशेषता की, तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम जीवाणुरोधी है। क्या? बैक्टीरियोस्टेटिक दवा है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम जीवाणुरोधी दवा है, जो हमारे बैक्टीरिया के प्रोटीन संश्लेषण को रोक देती है। जो क्या करती है? बैक्टीरिया के प्रोटीन संश्लेषण को रोक देती है। बात करें इसके उपयोग और दुष्प्रभाव की, तो टाइफाइड, मस्तिष्क ज्वर और नेत्र संक्रमण में ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। किसमें? हमारे टाइफाइड, मस्तिष्क ज्वर और नेत्र संक्रमण बहुत ज्यादा उपयोगी है। दुष्प्रभाव के रूप में ये हमारे अस्थि मज्जा और रक्त निर्माण को भी प्रभावित करती है। ये दुष्प्रभाव के रूप में हमारे अस्थि मज्जा और रक्त निर्माण को प्रभावित करती है। अगली हमारे एंटीबायोटिक आती है कौन सी? टेट्रासाइक्लिन। एंटीबायोटिक का नाम है टेट्रासाइक्लिन। की बात करें तो इसकी खोज हमारे बेंजामिन डग्गर ने की थी। कब? 1945 में। 1945 में बेंजामिन डग्गर ने इसकी खोज की थी। बात करें इसकी विशेषता की, तो ये भी हमारे एक व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये भी हमारे क्या है? एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जो बैक्टीरिया के कोशिका विभाजन और प्रोटीन संश्लेषण को रोकती है। तो ये भी हमारे क्या करती है? बैक्टीरिया के कोशिका विभाजन और प्रोटीन संश्लेषण को रोकने का काम करती है। बात करें उपयोग की, तो मलेरिया, मुहासे और यौन रोग में इसका इस्तेमाल करते हैं। खास रूप से देखें तो ओरियोमाइसिन, ओरियोमाइसिन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? आंखों के संक्रमण के लिए। और टेरामाइसिन का कहाँ करते हैं? टाइफाइड के लिए। तो आप इसे याद रखेंगे, टेट्रासाइकिल का एक रूप है ओरियोमाइसिन, तो आंखों के संक्रमण के लिए, और टेरामाइसिन हमारे टाइफाइड के लिए काम में लेते हैं। दुष्प्रभाव की बात करें तो दांतों का रंग बदल सकती है। इसको ज्यादा लेने से क्या? दांतों का रंग बदल सकता है। गर्भवती महिलाओं को इसके सेवन से बचना चाहिए। किसके? टेट्रासाइक्लिन के उपयोग से बचना चाहिए। फिर आती है हमारे कौन सी? सल्फा औषधियाँ। सल्फा ड्रग्स की बात करें तो पहली सल्फा औषधि थी हमारी पोटोंसिल, जो किसका खोज किसने की थी? गेरहार्ड डोमगक ने 1932 में। खास बात देखिए इसकी, तो ये जीवाणुओं को उनके लिए आवश्यक जो फॉलिक एसिड बनाने से रोकती है। जीवाणुओं को उनके लिए जो जरूरी होता है फॉलिक एसिड, उसको बनाने से रोकती है, जिससे उनकी वृद्धि रुक जाती है। जिससे क्या? उनकी वृद्धि रुक जाती है। बात करें उपयोग की, तो मूत्र मार्ग संक्रमण, यूटीआई, ब्रोंकाइटिस और डायरिया, इनमें इसको काम में लेते हैं। किसमें? सल्फा औषधियों। उदाहरण की बात करें तो सल्फाडाइजिन, सल्फापिरिडिन, ये हमारे सल्फा औषधियों के उदाहरण है। और इनको हमारे कहाँ काम में लेते हैं? यूटीआई मतलब मूत्र मार्ग संक्रमण में, ब्रोंकाइटिस में और डायरिया में। बात करिए इसके दुष्प्रभाव की, तो इसमें हमारे एलर्जी हो सकती है, उल्टी आ सकती है, या फिर त्वचा पर शक्ति हो सकती है। किससे? सल्फा औषधियों से। अब हम बात करें तीसरे प्रकार की औषधि, वो थी हमारे कौन सी? एंटीसेप्टिक। बात करें जिन्हें प्रतिरोधी कहते हैं, प्रतिरोधी की बात करें तो एक ऐसे रसायन होते हैं जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। ये ऐसे रसायन होते हैं जो हमारे क्या करते हैं? सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं या फिर उन्हें मारते हैं, लेकिन उनका उपयोग केवल जीवित उत्तक जिसमें त्वचा, कटे फटे घाव और खरोच पर बाहरी रूप से किया जाता है। तो आपसे याद रखेंगे, ये हमारे कहाँ करते हैं? हमारे त्वचा पे कटे फटे घाव और खरोच पर बाहरी रूप से किया जाता है। किसका? एंटीसेप्टिक या प्रतिरोधी का इस्तेमाल। बात करें दुर्गंधनाशक के रूप में भी, तो बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न जो हमारे पसीने की बदबू होती है, उसको दूर करने के लिए माउथ वॉश, डिओड्रेंट और टूथपेस्ट में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। बात करें बहुत हमारे महत्वपूर्ण उदाहरणों की, इसकी एंटीसेप्टिक की, तो महत्वपूर्ण उदाहरणों की बात करें तो इसमें आता है सबसे पहले डिटॉल। डिटॉल की बात करें, डिटॉल क्या होता है?
डिटॉल में हमारे दो रसायन होते हैं, कौन कौन से, एक तुम्हारा क्लोरोजाइलिनोल और दूसरा टर्पिनियोल। आप याद रखेंगे दोनों का मिश्रण हमारा डिटॉल कहलाता है। क्लोरोजाइलिनोल और टर्पिनियोल दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है, डिटॉल कहलाता है। फिर आयोडीन के टिंचर की बात करें, ये हमारा आयोडीन 2 से 3% का एल्कोहल और पानी से बना हुआ विलयन होता है। ये हमारे क्या आयोडीन जिसमें 2 से 3% होता है, तो 2 से 3% का अल्कोहल और पानी में बना हुआ विलयन होता है, जो घाव पे बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है, जिसे टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं। तो बोरिक एसिड की बात करें, तो इसका बहुत पतला मतलब तनु विलयन आंखों के लिए सुरक्षित और दुर्बल एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो आंखों के लिए एक सुरक्षित और दुर्बल एंटीसेप्टिक का काम करता है कौन, बोरिक एसिड। साबुन की बात करें तो कीटाणुनाशक गुण पैदा करने के लिए, किसके लिए, कीटाणुनाशक गुण पैदा करने के लिए साबुन में बाईथायोनल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है साबुन में, बाईथायोनल मिलाया जाता है, किस लिए, कीटाणुनाशक गुण पैदा करने के लिए। अन्य की बात करें जिससे हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, एल्कोहल होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एल्कोहल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब H2O2 और एल्कोहल, ये हमारे किस तरह काम आते हैं, एंटीसेप्टिक के रूप में काम आते हैं। तो अब तीसरा आता है हमारा कौन सा, एंटीवायरल, जिन्हें विषाणु रोधी कहते हैं। विषाणु रोधी की बात करें तो वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए ये काम आते हैं। क्या वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए काम आते हैं, जैसे हमारा रेमडेसिविर, आइसोक्लोविर, जिडुरीन और फेविपायराविर, ये हमारे क्या एंटीवायरल के रूप में काम आते हैं। चौथा होता है हमारे कौन सी, एंटी फंगल, जिसे हम कवकरोधी भी कहते हैं। तो फफूंद या दाद खाज के संक्रमण को रोकने के लिए हमारे एंटी फंगल दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारा एम्फोटेरेसिन बी और हमारा ग्रीसियोफुलविन, ये हमारे क्या है, एंटी फंगल औषधियां हैं। एंटी प्रोटोजोआ की बात करें, एंटी प्रोटोजोआ के रूप में किसको काम में लेते हैं, तो प्रोटोजोआ जैसे हमारे जो मलेरिया परजीवी होते हैं इनको नष्ट करने के लिए हमारे एंटी प्रोटोजोआ जो मेडिसिन है उनको काम में लेते हैं, जैसे हमारे कुनैन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मलेरिया में काम आती है, मेट्रोनिडाजोल, ये भी हमारे क्या एंटी प्रोटोजोआ के रूप में काम आती है। ये हमारे एंटी प्रोटोजोआ मेडिसिन है। छठी हमारी कौन सी होती है, एंटीवर्म या फिर एंटी हेलमिंथीज, यानी कृमिनाशक भी कहते हैं। तो पेट या फिर आंतों के कीड़ों को मारने के लिए, पेट या आंतों के कीड़ों को मारने के लिए हमारे एंटीवर्म या एंटी हेलमिंथीज कृमिनाशक के रूप में इनको काम में लिया जाता है। तो बात करें हमारे इनकी कौन कौन सी मेडिसिन है, ये हमारे एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, आइआरबैक्टिन, हमारे कौन कौन से, एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल और आइवरमेक्टिन, ये हमारे एंटीवर्म के रूप में काम आती है। इस प्रकार हमने 6 के 6 प्रकार के जो प्रतिशुष्क जीव है उनके प्रकार देख लिए। पहला कौन सा था हमारा, एंटीबायोटिक था। दूसरा हमारा एंटीसेप्टिक था। तीसरा हमारा एंटीवायरल था। चौथा हमारा एंटी फंगल था। पांचवा हमारा एंटी प्रोटोजोआ और छठा हमारा एंटीवर्म या एंटी हेलमिंथिक मतलब कृमिनाशक था। आप इसे याद रखेंगे। कौन कौन से हमारे 6 प्रकार थे, पहला तो हमारा एंटीबायोटिक, दूसरा एंटीसेप्टिक, तीसरा एंटीवायरल, चौथा एंटी फंगल, पांचवा हमारा एंटी प्रोटोजोआ और छठा हमारा एंटीवर्म या एंटी हेलमिंथिक था, जिसे हम क्या कहते हैं, कृमिनाशक भी कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे। अब चौथा प्रकार आता है हमारा कौन सा, एंटी एलर्जी या प्रतिहिस्टामिन। चौथा प्रकार कौन सा था मेडिसिन का हमारा, एंटी एलर्जी या प्रतिहिस्टामिन की बात करें। तो ये औषधियां क्या शरीर में होने वाली एलर्जी को रोकती है। क्या शरीर में होने वाली एलर्जी को रोकती है, और एलर्जी का कारण क्या है, शरीर में त्वचा, फेफड़े या रक्त में हिस्टामिन नामक एक रसायन का स्त्राव होना। शरीर में, शरीर की त्वचा पे, हमारे फेफड़ों में या रक्त में हिस्टामिन नामक एक रसायन का यदि स्त्राव होता है तो उससे हमारे एलर्जी होती है, और यह हिस्टामिन नामक अमीनो अम्ल से बनता है। हिस्टामिन क्या है, हिस्टिडीन नामक एक अमीनो अम्ल है जिससे हमारे क्या हिस्टामिन नामक रसायन बनता है। बात करें हमारे एलर्जी के लक्षण की, तो इससे सांस लेने में तकलीफ होती है, खुजली होती है, लगातार छींक आना, नाक बहना, आंखों से पानी आना, लाल चकत्ते होना और सिर दर्द होना। तो हमारे ये क्या हमारे एंटी एलर्जी के कुछ लक्षण है। इसके एलर्जी के कुछ लक्षण है। कार्य की बात करें तो ये औषधियाँ हिस्टामिन के प्रभाव को बेअसर कर देती है। ये औषधियाँ क्या करती है, हिस्टामिन के प्रभाव को बेअसर कर देती है, इसलिए इन्हें प्रतिहिस्टामिन या एंटी हिस्टामिन मेडिसिन कहा जाता है। जैसे कौन कौन सी मेडिसिन है, जैसे हमारा सिट्राजिन है, लेवोसिट्राजिन है, एविल है, ब्रोमे फेनिरामिन है और क्लोरेम फेनिरामिन है। तो ये कौन कौन से हमारे एंटी एलर्जी या प्रतिहिस्टामिन है। कौन कौन से, सिट्राजिन, लेवोसिट्राजिन, एविल, ब्रोमे ब्रोमे फेनिरामिन, क्लोरेफेनिरामिन, ये हमारे कुछ मेडिसिन है। बात इनके साइड इफेक्ट की, इन दवाओं को लेने के बाद अक्सर हमारी सुस्ती, अवचेतना और नींद आती है, मतलब ये सुस्ती लगी रहती है। बात करें पांचवें प्रकार की दवाओं की, जिन्हें एंटासिड कहते हैं। ये वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो आमाशय में बनने वाले अतिरिक्त अम्ल एसिडिटी को उदासीन या न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये कौन से रसायन होते हैं, ये हमारे आमाशय में बनने वाले अतिरिक्त अम्ल एसिडिटी को उदासीन मतलब न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं।
बात करें इनके महत्व की, तो पेट में पीएच का स्तर बहुत कम हो जाए। यदि हमारे पेट में पीएच का स्तर बहुत कम हो जाए, मतलब अत्यधिक अम्लीय हो जाए, तो पेट में घाव या अल्सर बन सकता है, जो हमारे के लिए क्या प्राणघातक हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए एंटासिड काम में लेते हैं। प्रकृति की बात करें तो प्रति अम्ल के स्वभाव में क्षारीय मतलब बेसिक या एल्कलाइन लवण होते हैं। बात करें कौन कौन से, जैसे हमारे एक होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। बात करें हमारे मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, और हमारे गैस की दवाइयाँ, गैस की दवाइयाँ जैसे ओमेप्रोजोल, लेंसोप्रोजोल, रेनिटिडिन और सिमेटिडिन, ये हमारे एंटासिड के रूप में काम आती है। खास बात देखें इसकी, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेट को ज़्यादा क्षारीय बना देता है, जिसके जवाब में पेट और भी ज़्यादा एसिड बनाने लगता है और पेट में क्या अल्सर जैसी समस्या आम हो जाती है। अब हम देखेंगे प्रतिनिषेचक औषधियों के बारे में, एंटी फर्टिलिटी मेडिसिन के बारे में बातचीत करेंगे। किसके? एंटी फर्टिलिटी मेडिसिन, जिन्हें गर्भ निरोधक गोलियां भी कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये हमारे वो रसायन होते हैं, ये रासायनिक पदार्थ है जिनका उपयोग अवांछित गर्भावस्था या प्रेगनेंसी को रोकने या जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो ये वो रासायनिक पदार्थ है जिनका उपयोग किसमें? अवांछित गर्भावस्था मतलब प्रेगनेंसी को रोकने और जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। और इन्हें क्या आमतौर पर गर्भ निरोधक गोलियां, बर्थ कंट्रोल पिल्स के रूप में जाना जाता है। बात करें इनकी रासायनिक संरचना की, तो ये गोलियां मुख्य रूप से दो कृत्रिम हार्मोनों का मिश्रण होती है। ये गोलियां क्या होती है? मुख्य रूप से दो कृत्रिम मतलब सिंथेटिक हार्मोनों का मिश्रण होती है। जैसे एक तुम्हारा एस्ट्रोजन होता है, एक दूसरा प्रोजेस्ट्रॉन। तो एक तुम्हारा एस्ट्रोजन का व्युत्पन्न होते हैं, दूसरे प्रोजेस्ट्रॉन के व्युत्पन्न होते हैं। कुछ गोलियों में केवल प्रोजेस्ट्रॉन ही होता है। बात करें गोलियां कैसे काम करती हैं, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, तो औषधियां क्या हमारी मुख्य रूप से तीन तरीकों से गर्भावस्था को रोकती है। पहला तरीका आता है अंडोत्सर्ग को रोक देना, मतलब ओव्यूलेशन को ही रोक देना। ये गोलियां क्या करती है? मस्तिष्क की पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच और एफएचएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन दोनों को रोक देती है, जिससे क्या हमारे अंडाशय से अंडा बाहर ही नहीं निकल पाता। तो पहला तरीका हमारा कैसे? ओव्यूलेशन को रोकना। दूसरा तरीका आता है हमारा म्यूकस मतलब श्लेष्म को गाढ़ा करके। तो ये हमारे गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स को के तरल को इतना गाढ़ा कर देती है कि शुक्राणु मतलब स्पर्म गर्भाशय में प्रवेश ही नहीं कर पाते। तो दूसरा तरीका हमारा कौन सा? म्यूकस को गाढ़ा करना। तीसरा तरीका आता है हमारे गर्भाशय की परत को पतली कर देना। गर्भाशय की परत को पतली कर देना की बात करें तो गर्भाशय की आंतरिक दीवार जो एंडोमेट्रियम है उसको पतला कर देती है, जिससे यदि निषेचन हो भी जाए, फर्टिलाइजेशन हो भी जाए, तो भ्रूण दीवार से चिपक ही नहीं पाता, मतलब इम्प्लांट नहीं हो पाता। हमारे तीन तरीके हैं जिससे हमारी गर्भावस्था रोकी जा सकती है। एक हमारा ओव्यूलेशन को रोकना, जिसको अंडोत्सर्ग को रोकना भी कहते हैं, दूसरा श्लेष्म को गाढ़ा करना, तीसरा गर्भाशय की परत को पतली करना। बात करें हमारी जो एंटी फर्टिलिटी जो मेडिसिन होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, ये हमारे तीन प्रकार की होती है। एक होती है हमारे संयुक्त गोलियां, दूसरी होती है मिनी पिल्स और तीसरा विस्तारित चक्र गोलियां। पहले संयुक्त गोलियां की बात करें, जैसे सीओसीज कहते हैं, ये हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का मिश्रण होती है। जैसे हमारे एथिनिल एस्ट्राडियोल प्लस लेवोनोगेस्ट्रेल, तो कौन कौन सी होते हैं? एथिनिल गैस्ट्राडियोल और हमारा लेवोनोगेस्ट्रेल, ये हमारे क्या एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का मिश्रण होती है। दूसरी होते हैं मिनी पिल्स जिसे पीओपीज कहते हैं, इसमें हमारे केवल प्रोजेस्टेरोन होता है, जैसे हमारे नोरेथिड्रोन। नोरेथिड्रोन की बात करें तो ये उन महिलाओं के लिए होता है जिन्हें एस्ट्रोजन से एलर्जी या समस्या होती है। फिर आती है विस्तारित चक्र गोलियां। विस्तारित चक्र गोलियों की बात करें तो लंबे समय मतलब 3 महीने तक काम करती है, जिससे मासिक धर्म की आवृत्ति कम हो जाती है, शरीर में मासिक धर्म ही कम आता है। बात करें हमारे एंटी फर्टिलिटी जो मेडिसिन होते हैं इनके लाभ और दुष्प्रभाव की। फायदा क्या है? तो गर्भावस्था से बचाव होता है, मासिक धर्म में दर्द कम होता है, और अत्यधिक रक्तस्राव में कमी आती है, मुहासे ठीक हो जाते हैं, और गर्भाशय और डिम्ब ग्रंथि के जो कैंसर पीआईडी मतलब पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज, इनके खतरे को कम करता है कौन? ये हमारी मेडिसिन। फिर दुष्प्रभाव की बात करें, इसको लेने से हमारे जी मचलता है, सिर दर्द होता है, वजन बढ़ सकता है, मूड स्विंग्स होते हैं, मूड बदलते हैं, और मासिक धर्म के बीच में ही हल्का हल्का रक्तस्राव होता रहता है। बात करें सावधानी की, तो इन दवाओं का सेवन हमेशा डॉक्टर के परामर्श से और सही समय सारणी के अनुसार लेना ही ठीक रहता है, नहीं तो नुकसानदायक हो सकती है। इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने जो रसायन विज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे महत्वपूर्ण औषधियाँ, वो हमारे प्राकृतिक भी हो सकती है, कृत्रिम भी हो सकती है, इनके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।